मुंबई में आफत बन सकती है बारिश, मौसम विभाग ने दी है भारी बारिश की चेतावनी। सड़कों पर जगह जगह पानी भरने से लोग परेशान। हिट एंड रन केस में आज सलमान खान पर तय हो सकते हैं आरोप। सेशंस कोर्ट पहुंच चुके हैं सलमान खान। सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अनिल अंबानी की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2G केस में गवाह बनाने के फैसले को दी है चुनौती। सरकार ने गढ़ी गरीबी की नई परिभाषा। शहरों में रोजाना 33 रुपए और गांव में 27 रुपए खर्च करने वाले नहीं है गरीब। विपक्ष बोला चुनावी साल में आंकड़ों की बाजीगरी। 2014 के लिए कांग्रेस ने पहली बार माना मोदी है चुनौती। मनीष तिवारी बोले लड़नी है सीधी लड़ाई। कांग्रेस की चुनाव कोऑर्डिनेशन कमेटी में माकन और सीपी जोशी शामिल। बीजेपी के बाद जेडीयू में भी बगावत के सुर। बागी नेता चंद्रराज सिंह भी बोले क्षेत्रीय नेता है नीतीश, जमकर की मोदी की तारीफ। गुड़गांव की गीतांजलि मौत केस में सीबीआई जांच को तैयार हरियाणा सरकार। सीएम से मिले घरवाले, कहा सीजेएम पति के अवैध संबंधों की हो जांच। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नए सेशन का पहला दिन। कॉलेजेस में रैगिंग रोकने के लिए प्रशासन ने किए कड़े इंतजाम। जिम्बाब्वे में यंगिस्तान का इम्तिहान। हरारे में विराट की कप्तानी में टीम इंडिया का पहला वनडे मुकाबला आज। जीत के इरादे से उतरेगी टीम। दुनिया ने देखी ब्रिटिश राजघराने के नए मेहमान की पहली तस्वीर। सेंट मैरी अस्पताल के बाहर लेकर आए प्रिंस विलियम। घर लौटते वक्त विलियम ने खुद चलाई कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया। मैं हूं अदिति त्यागी। बढ़ती महंगाई और रोजगार के घटते मौकों के बीच सरकार दावा कर रही है कि गरीबी भी घट रही है। जी हां, देश में गरीबी के आंकड़े सरकार के हिसाब से बदलते रहते हैं। अब खबर यह है कि देश में गरीबों की संख्या में जबरदस्त गिरावट आई है। ये दावा है मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार का। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक देश में गरीबों की संख्या महज 22% रह गई है, जो 7 साल पहले 37% थी। प्लानिंग कमीशन ने शहरों में 5 व्यक्ति के एक परिवार के लिए 5,000 रुपए, गांव में 4,080 रुपए को सीमा तय किया है। यानी जिस परिवार की आमदनी इसके नीचे है, केवल वही कहलाएगा गरीब। अब देश की जनता के साथ इससे बड़ा मजाक भला क्या हो सकता है। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, भारत सरकार की योजना आयोग के। इन आंकड़ों के मुताबिक 2004-05 में भारत में 37.2% लोग गरीब थे, लेकिन 2011-12 में गरीबों की तादाद महज 21.9% रह गई। जी हां, गरीबी में 15% से ज्यादा की गिरावट आई है। प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि 5 लोगों का परिवार अगर शहर में 5,000 रुपए कमाता है तो गरीब नहीं है, और गांव में 4,080 रुपए कमाता है तो वो भी गरीब नहीं है। मतलब ये कि अगर आप शहर में रहते हैं और रोज 33 रुपए 33 पैसे खर्च करते हैं तो आप गरीब नहीं माने जाएंगे, और अगर गांव में रहते हैं 27 रुपए 20 पैसे खर्च करते हैं तो भी आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं। गरीबी दर के आंकड़े सुरेश तेंदुलकर कमेटी के फॉर्मूले पर आधारित हैं। कुछ महीने पहले इसी फॉर्मूले को लेकर बवाल मचा था, लेकिन लगता है सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसे में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये तो इस पर है कि आप गरीब किसे मानते हैं। कल को आप ये कह दें कि जिसके तन पे कपड़ा है और जो चल फिर रहा है वो गरीब नहीं है, तो मान लीजिए गरीब नहीं। बच्चों की मौत होती है, और अगर आप इसको कहते हैं कि गरीबी कम हो रही है तो आपकी परिभाषा आपको मुबारक। तो चुनौती देते हैं किसी प्लानिंग कमीशन मेंबर को कि वो भैया देश के सामने बता दे कि 33 रुपया में दिन में वो जिंदा रह सकते हैं क्या। आंकड़ों के आधार पर राजनीतिक खेल खेलना चाहते हैं कि देखो यूपीए की कमाल कि वो पिछले 10 साल में गरीबी रेखा के नीचे संख्या को कितना कम कर लिया, जबकि बिल्कुल घोटाला आधारित ये आंकड़े हैं। दरअसल सरकार के इन आंकड़ों में चुनावी बाजीगरी ज्यादा लगती है और सच्चाई कम।
आप इसे गरीब जनता के साथ मजाक भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आटा 20 रुपए किलो है, चावल 30 रुपए किलो, अरहर दाल 80 रुपए किलो, चीनी 40 रुपए किलो, इनके अलावा तेल 80 रुपए किलो, नमक 15 रुपए किलो, जबकि प्याज 50 रुपए किलो तक बिक रहा है। ऐसे में अगर हम 33 रुपए लेकर बाजार जाएं, तो हमें 250 ग्राम आटे के लिए 5 रुपए देने होंगे, 100 ग्राम दाल के लिए 8 रुपए, 250 ग्राम चावल के लिए 7.5 रुपए, 100 ग्राम तेल के लिए 8 रुपए, 100 ग्राम चीनी के लिए 4 रुपए और 1 रुपए का नमक लेते ही 33 रुपए का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। जबकि इसमें न तो बच्चों की पढ़ाई का खर्च जोड़ा गया है, न स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च, न बिजली पानी के बिल, न कपड़े पर होने वाला खर्च और न ही किराया या परिवहन पर होने वाला खर्च। अब ऐसे में ये सरकार का मजाक नहीं तो और है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सरकार ने गरीबी की एक नई ही परिभाषा कर दी है। आपको न्यूज रूम लेकर चलते हैं। रविंद्र कुमार है हमारे साथ। रविंद्र, आपसे सवाल ये, जिस मेथोडोलॉजी के आधार पर ये पूरा कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं वो खुद फ्लॉड है, सरकार खुद उसका रिव्यू करा रही है रंगराजन कमेटी से। ऐसे में उसी मेथोडोलॉजी के आधार पर आंकड़ों को हासिल करना और फिर चीख चीख कर कहना कि गरीबी घट रही है, कहीं ना कहीं सरकार पर ही सवालिया निशान लगाता है। जाहिर तौर पर अदिति, जो आंकड़े आए हैं प्लानिंग कमीशन द्वारा, आपको समझना होगा प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन मोंटेक हैं, लेकिन इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री है, यानी प्रधानमंत्री की सहमति से ये आंकड़े आए हैं। और इसी के बाद सरकार की मजबूरी और सरकार की सियासत भी समझनी होगी। सरकार की मजबूरी है, जो सब्सिडी के बोझ के तले एक तरह से सरकार दबी हुई है, उससे कम करना चाहता है और उसके लिए उसे गरीबों की संख्या कम करना होगा। इसके अलावा जो सियासत है, बीजेपी से उसके सियासी जंग है, कांग्रेस की और यूपीए सरकार को, इस ऐसे में एक तरफ धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाया जा रहा है, दूसरी तरफ विकास के मुद्दे पर बीजेपी और एनडीए सरकार जो जिसके गुणगान बीजेपी करते रही, उसे कमतर आंकने की कोशिश है। और सरकार यह दिखाने की कोशिश करेगी कि गरीबी रेखा कम हुई है, गरीब कम हुए हैं, यानी विकास कर रहा है देश। और ऐसे में जो विकास की बात नरेंद्र मोदी करते हैं या बीजेपी करती है, उससे कहीं विकास यूपीए सरकार में और कांग्रेस ने किया है। तो दो तरफ से, एक तरफ सियासत भी है और दूसरी तरफ सरकार की मजबूरी भी है, और इसी वजह से ये आंकड़े आए हैं जो गरीबों के साथ एक तरह से पूरी तरह से मजाक ही है। रविंद्र, लेकिन इसे तो, इन आंकड़ों ने तो कहीं ना कहीं सरकार को ही हंसी का पात्र बना दिया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने, गरीबी हटी है कि नहीं हटी है, लेकिन आपने गरीबों की संख्या कम कर दी है। जाहिर तौर पर अदिति, आप देखिए रंगराजन कमेटी आनी है, रिपोर्ट उसकी आनी है, अगले साल आनी है। सरकार इतनी जल्दबाजी में थी, हड़बड़ी में थी कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले ये आंकड़े पेश कर दिए कि गरीबी कम हुई है, गरीबों की संख्या कम हुई है, यानी विकास हुआ है। और खासकर आप देखिए कि राजस्थान में जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां राष्ट्रीय औसत से भी कम हो गए हैं गरीब। यानी सरकार और कांग्रेस की पूरी रणनीति है विकास के मुद्दे पर बीजेपी को आगे नहीं बढ़ने देना। नरेंद्र मोदी को जो विकास की बात करते हैं गुजरात में, उससे ज्यादा विकास यूपीए सरकार ने की है और यह दिखाने की पुरजोर कोशिश है। और एक बात और की है, जब रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट आएगी अगले साल, अगर चुनाव से पहले आती है, तो जाहिर तौर पर गरीबों की संख्या और कम हो जाएगी। अदिति, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, यही सबसे हास्यास्पद लगता है कि गरीबी भले ही कम हुई हो या ना हुई हो, लेकिन आपने गरीबों की संख्या जरूर कम कर दी है। और यह साबित करने की कोशिश सरकार लगातार लगी हुई है कि हाँ, गरीबी जो है वो कम हुई है। आपको मुंबई लेकर चलते हैं और मुंबई करों की राय जानते हैं कि वो किस तरीके से, जिस तरीके से आंकड़े रिलीज किए गए हैं, उन पर मुंबई कर क्या कह रहे हैं। अश्विनी, मुंबई कर किस तरीके से ले रहे हैं जो आंकड़े, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या सरकार कह रही है गिरी है, हालांकि महंगाई बढ़ रही है, रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। ऐसे में यूपी सरकार ये भी दावा कर रही है कि गरीबी भी कहीं ना कहीं कम हो रही है। और काफी स्टार्टलिंग फैक्ट्स उन्होंने दिए हैं, चौंकाने वाले तथ्य दिए हैं। मुंबई कर कैसे ले रहे हैं इस बात को कि शहरों में जो लोग 33 रुपए से ज्यादा कमाते हैं रोजाना, जिनके पास है, गांव में 27 रुपए से ज्यादा या 27 रुपए जिसके पास है, वो गरीबी रेखा से ऊपर है। क्या कहना है मुंबई करों का? जी देखिए, मैं सीधे मुंबई करों के पास ही चलूंगा इस सवाल का जवाब ले लें, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि 33 रुपए अगर आप कहते हैं कि कमाने वाला गरीब नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इसी तरह आकलन चलता रहा तो देश में कोई गरीब नहीं रह जाएगा। खैर, हम सीधा सवाल मुंबई करों से करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सरकार कहती है कि शहर में रहने वाला 33 रुपए अगर कमाता है तो गरीब नहीं है, पहली प्रतिक्रिया आपकी? सरकार गरीब नहीं कहते हैं 33 रुपया। अभी एक वड़ा पाव खाने को गया तो एक टाइम का 10 तो 12 रुपए लगता है, तो 2 टाइम खाएगा तो 24 रुपए जाता है, तो उसके ऊपर और पेट तो भरने वाला है ही नहीं है। और सरकार 33 रुपए के
गरीबी है नहीं ऐसा बोलता है, ये सब गलत है। चलिए आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको कि 33 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये कैसे सरकार ने घोषणा कर दी है कि 33 रुपया बहुत ही नामुमकिन है आज की तारीख में, और बिल्कुल ही गलत उन लोगों को सरकार को मार्केट में आकर के वो चीज का सर्वे करना चाहिए कि आज टपरी पे कितने का क्या चीज मिल रहा है। अश्विनी, वो सर्वे की बात कर रहे हैं आपके साथ जो मुंबई कर हैं, आप उनसे बोलिए, आप एक सर्वे कीजिए, उनसे पूछिए अगर उन्हें 33 रुपए दिए जाएं दिन के, वो क्या क्या खरीदेंगे उसमें और किस तरीके से गुजारा हो पाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर 33 रुपए मैं आपको देता हूं तो आप 33 रुपए में क्या कुछ खरीद पाएंगे, क्या आप अपने दिन का गुजारा कर सकते हैं? अरे 33 रुपए में क्या खर्चा करेंगे? सुबह ट्रेन का पास 265 रुपए ट्रेन का पास है, सुबह खाने एक वड़ा पाव खाने जाएगा तो 12 रुपए रहता है, पूरा दिन का होता है क्या? सरकार को आप बोलो कम से कम यहाँ आके देखे, हमारे आम जनता को देखो, मालूम पड़े। आप बाजार में जाओ, आप खुद खा के देखो, पूरा दिन का 33 रुपए एक दिन का लो, आपको मालूम पड़ेगा कि 33 रुपए में कितना पूरा होता है। पूरा घर का खर्चा निकलता है या आने जाने का पास का निकालेगा कि महीने का दूसरे का खर्चा निकालेगा? बोलो। 33 रुपए अगर आपको दिया जाए तो कैसे चला पाएंगे आप, अपना दिनचर्या कैसे कर पाएंगे? नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि आने जाने का किराया ही 33 रुपए लगता है मेरा। उधर मानपुर में मैं रहता हूँ, लेकिन क्या है कि 33 रुपए तो भिखारी तो 100 रुपए कमाता है फुटपाथ के बैठ के। हमें अगर 10,000 पगार है तो क्या हुआ, उसमें किराया, रूम का किराया और खर्चा घर में महंगाई बढ़ता ही जा रहा है मुंबई में। बिल्कुल, देखिए लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, इन्होंने किराए की बात कही तो मुझे एक बात याद आ गई। बेस्ट बस जो है लगातार पिछले 1 सालों में हमने देखा है कि कई गुना जो है उनके किराए बढ़े हैं। जो 4 रुपए था अब 8 रुपए हो चुका है, कुछ इलाके में जो है ज्यादा बढ़ा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बात साफ होती है कि महज 33 रुपए में दिन का इनका किराया भी नहीं हो पाता, तो आखिरकार लोग अपना जो है रोजाना दिनचर्या कैसे पूरा करेंगे? जी, सिर्फ खाना ही थोड़ी है, सर पे छत भी चाहिए, पहनने को कपड़ा भी चाहिए, उसका क्या? सरकार ने शायद उस बारे में सोचा नहीं। आपको सुनवाते हैं कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी क्या कह रहे हैं। पिछले 7-8 वर्षों में मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में ये गरीबी के घटने की दर 2.2% के करीब पहुंच गई। जाहिर है कि जो कार्यक्रम बड़े पैमाने पर लागू किए गए, चाहे वो मनरेगा हो, भारत निर्माण हो, ऐसे कार्यक्रमों में जो निवेश हुआ है, सरकारी निवेश, उसने लोगों की आर्थिक स्थिति को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सुधारा है। तो मनमोहन सिंह की नीतियों से गरीबी घटी है, कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं। वहीं जेडीयू नेता अली अनवर का कहना है कि ये तो गरीबों के साथ मजाक है। रेडिकुलस है, हास्यास्पद है योजना आयोग का ये कर। एक ही झटके में तकरीबन 14 करोड़ लोग, गरीबों की तादाद 14 करोड़ घट गई है। जहां लोग कमर टूट गई है, महंगाई से लोग परेशान हैं, तो 28 रुपया गांव में और 34 रुपया शहर में ये मानक तय किया है कि ये लोग बीपीएल में नहीं आएंगे। तो ये क्रूर मजाक है लोगों के साथ। यही तरीका है इनका कि बने गरीबी रेखा, तब तो सब खत्म कर दीजिए, जितने गरीब लोग और हैं 28 से 8 पर ला दीजिए। बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का कहना है कि कांग्रेस का नारा था कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ, और अब कांग्रेस गरीबों को हटाना चाहती है। केंद्र सरकार जो अभी कांग्रेस नीति सरकार है, इसने तो तय किया है कि गरीब को ही हटा देना है। श्रीमती इंदिरा गांधी 71 में कही थी, इंदिरा लाओ गरीबी मिटाओ। सोनिया गांधी ने कहा कि सोनिया लाओ, कांग्रेस लाओ और गरीब को मिटा दो। गरीबी नहीं मिटाओ, गरीब को मिटा दो। 26 रुपए की चाय भी आप नहीं पीती हैं सोनिया जी। किसी होटल में 226 रुपए की चाय पीती, और आज देश के गरीबों के लिए ये करारा मजाक है, कटे पर नमक छिड़कने के बराबर है। देश की जनता समय आने पर जवाब देगी। 2 रुपये किलो खाद्य सुरक्षा और 26 रुपया, ये क्रूर मजाक है। तो एक तरफ सब्सिडाइज्ड फूड और दूसरी तरफ ये कहना कि शहर में 33 रुपए में गुजारा करिए और गांव में 27 रुपए में। 2 सहयोगी हैं मेरे साथ, अश्विनी है मुंबई से, रविंद्र कुमार है न्यूज रूम से। रविंद्र, जिस तरीके से सरकार ने आंकड़े तो पेश कर दिए, अभी कुछ ही दिन पहले मनरेगा को लेकर भी रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया आंकड़ों में कुछ दिखा दिया गया, जमीनी हकीकत कुछ और थी। अभी सरकारी आंकड़े सरकार पर ही भारी पड़ जाएंगे शायद।
जाहिर तौर पर जिस तरह से सरकार गरीबों की परिभाषित कर रही है, अदिति यकीनन मानिए आगे आने वाले समय में या हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले अब सरकार अमीरों की परिभाषा गढ़ेगी कि अमीरी क्या होती है, अमीर क्या होते हैं, क्योंकि गरीब तो रहेंगे नहीं। 33 रुपए जो ज्यादा कमा रहा है वो अमीर हो गया, यानी अमीरों की परिभाषा गढ़ेगी, गरीब उनके नजर में कम हो जाएगा। देश विकास कर रहा है, इसलिए बीजेपी विकास के मुद्दे पर यूपीए सरकार को घेरे नहीं, यही रणनीति होगी, इसी सियासत होगी। शुक्रिया रविंद्र आपका, और अश्विन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे हिट एंड रन केस में क्या होगा बॉलीवुड के दबंग का। सभी की नजर बॉलीवुड के दबंग सलमान खान पर थी, जिनके खिलाफ आरोप तय होने थे, लेकिन अब ये सुनवाई जो है ये टल गई है। हिट एंड रन केस, इस केस की सुनवाई करने वाले जज का तबादला हो गया है, जिसकी वजह से हिट एंड रन केस की सुनवाई नहीं हो पाई। सलमान खान के खिलाफ आज आरोप तय होने थे। हिट एंड रन केस में कोर्ट ने सलमान पर गैर इरादतन हत्या का केस चलाने की इजाजत दी है। अगर इस केस में सलमान खान के खिलाफ आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें 10 साल तक की कैद हो सकती है। साल 2002 में सलमान की लैंड क्रूजर गाड़ी से कुचलकर एक शख्स की जान चली गई थी, जबकि 4 लोग जख्मी हो गए थे। तो आज जो सुनवाई होनी थी नहीं हो पाई है। सलमान खान के खिलाफ जो आरोप तय होने थे वो नहीं हो पाए हैं। आपको मुंबई ही लेकर चलते हैं पुष्कर राज के पास। पुष्कर, सलमान इस समय कोर्ट में मौजूद, लेकिन जज के तबादले के चलते ये सुनवाई नहीं हो पाई। जी बिल्कुल, महज 15 मिनट का वक्त था जब ये पूरा मामला सामने आ गया। ठीक 11 बजे सलमान खान अदालत में पहुंच चुके थे, लेकिन अदालत ने ये मामला सुनने से इसलिए इनकार किया क्योंकि कहना था जज साहब का कि उनका ट्रांसफर हो गया है। तो अब या तो वो इस अदालत में नए जज के अपॉइंटमेंट तक इंतजार करें, या फिर वो यहाँ पे एप्लीकेशन डालकर जो उनका मामला है, जो उनका केस है, वो किसी और बेंच के पास ट्रांसफर मांग सकते हैं। तो उनके वकील ने एक एप्लीकेशन अदालत में डाल दिया है कि उनका जो मामला है वो किसी और बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया जाए। हालांकि अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि किस अदालत में, किस जज के पास अब ये मामला जाएगा, क्योंकि अब जितने भी कोर्ट्स हैं यहाँ पर, उन सभी कोर्ट्स में देखा जाएगा कि कहाँ पर ये मामला बैठता है और कौन से जज हिट एंड रन या 304 सेक्शन 2 जो पार्ट 2 है उस मामले की सुनवाई करते हैं। तो वहां पर ये मामला ट्रांसफर होगा। उसके बाद ही सलमान खान पर जो चार्जेस फ्रेम होने थे आज, वो अब उस अगली तारीख में अगले कोर्ट में वहां पर तय किए जाएंगे। जी पुष्कर, सलमान निकल चुके हैं कोर्ट से, इस समय भी कोर्ट में मौजूद कौन कौन आज उनके साथ दिखा? जी उनके परिवार में उनकी बहन यहाँ पर उनके साथ मौजूद थी, सलमान खान भी खुद मौजूद थे। हालांकि अभी तक सलमान खान अदालत से बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि कोर्ट की जो प्रक्रिया वो अभी तक पूरी नहीं, वकील उनके साथ मौजूद है, क्योंकि जो एप्लीकेशन उनकी तरफ से दिया गया है अदालत में उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक यह फैसला नहीं हो पाया कि क्या वाकई जो उनका केस है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा या फिर इसी अदालत में मौजूद रहेगा। जो नए जज अपॉइंट होंगे वो इस मामले की सुनवाई करेंगे या फिर ये मामला ट्रांसफर किया जाएगा। तो जो ट्रांसफर एप्लीकेशन उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है। सलमान खान खुद अपने परिवार के साथ, अपने वकीलों के साथ और सरकारी पक्ष, अब तमाम चीजें जो है वो अदालत में इस वक्त मौजूद है और इसी मामले पर जो है अभी तक कार्रवाई आगे की जा रही है। शुक्रिया पुष्कर। तो सलमान खान के खिलाफ जो आरोप तय होने थे नहीं हो पाएंगे, सुनवाई टल गई है। हालांकि अभी बता रहे थे पुष्कर कि किस तरीके से सलमान के वकील ने अर्जी लगाई है कि उनका जो मामला है दूसरी अदालत में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब ये मामला आगे सुनवाई के लिए आता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद दिखाएंगे ब्रिटेन के नन्हे शाही मेहमान की पहली झलक। कैसे एमसीडी की रिटायर्ड प्रिंसिपल के लिए हक की मुहिम बनी संजीवनी। जी न्यूज वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना हेल्प किया और इतना कष्ट उठाया, जिसकी वजह से ये सब हुआ। नहीं तो शायद ही कितने साल लगते कह नहीं सकते। कैसे पीएफ की खातिर 5 साल भटके दामोदर वैली